नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल से मैं अवनीश शुक्ला भूगोल विषय के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 जो कि 20 मई 2016 को संपन्न हुई थी कि भूगोल के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से संपूर्ण परीक्षा कुल 300 नंबर की आयोजित की जाती है। ये प्रश्न 2 प्रकार के पूछे जाते हैं। पहले प्रकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिनकी कुल संख्या 50 होती है। दूसरे प्रकार के अंतर्गत विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी कुल संख्या 100 होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। भूगोल विषय के प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रकार के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, दूसरे प्रकार के अंतर्गत भूगोल से संबंधित प्रश्न। तो इस भूगोल विषय के प्रश्न पत्र को आप 2 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। आज पहले भाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को देखेंगे। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है 1930 के रुद्रीन गांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे। तो 1930 के रुद्रीन गांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। अगला प्रश्न है गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी। गांधी जी ने छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा नवंबर माह में प्रारंभ की थी। यह यात्रा 22 से 28 नवंबर तक चली थी। तो अब गांधी जी की प्रथम यात्रा की भी बात कर लेते हैं। गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा 21 दिसंबर 1920 को हुई थी। कंडेल ग्राम में नहर कर का विरोध कर रहे सत्याग्रहियों द्वारा गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय गांधी जी बंगाल दौरे पर थे। पंडित सुंदरलाल शर्मा उन्हें आमंत्रित करने कलकत्ता गए। गांधी जी ने शर्मा जी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। इस समय गांधी जी ने रायपुर, धमतरी एवं पुनः रायपुर की यात्राएं की थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 1938 में खेरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ था। तो 1938 में खेरागढ़ में सेवा दल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है बिलासपुर में बानर सेना के निर्माता कौन थे। बिलासपुर में बानर सेना के निर्माता वासुदेव देवरस थे। इसको डिटेल में देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनुसार सर्वप्रथम दिवाकर कारलीकर के नेतृत्व में शराब की एक दुकान पर धरना दिया गया। दुकान की सारी शराब गिरा दी गई। इस कार्य के लिए दिवाकर कारलीकर गिरफ्तार कर लिए गए। आंदोलन को गति देने के लिए वहां के छात्रों का एक संगठन तैयार किया गया, जिसे वानर सेना कहा गया। इस वानर सेना का गठन वासुदेव देवसन ने किया। वानर सेना का कार्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा शराब की दुकानों पर धरना देना था। अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में छत्तीसगढ़ से निम्न में से कौन से नेता चुने गए थे। तो इसका आंसर तीसरा आंसर सही है, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त एवं ठाकुर छेदीलाल को चुना गया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्न में से कौन थे। तो इसका आंसर है बामन राव लाखे। अगला प्रश्न है नागपुर की भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्न में से कौन थे। तो इसका आंसर है कैप्टन एडमंड। इसको डिटेल में देखते हैं। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अधीक्षक कैप्टन एडमंड थे। इनका कार्यकाल मात्र 1 साल के लिए 1818 में था। इनका कार्यकाल बहुत ही समस्याओं से भरा रहा। इनके शासन की प्रमुख घटना डोंगरगढ़ के जमींदार द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह था। कैप्टन एडमंड के बाद एगन्यू छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बने। इनका कार्यकाल 1818 से 1825 तक था। एगन्यू ने छत्तीसगढ़ के संबंध में एक पुस्तक लिखी।
इन्होंने 1918 में रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाया। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद रखिएगा कि किस अधीक्षक ने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाया था। तो इसका आंसर है कैप्टन एगन्यू ने। अगला प्रश्न है, सुरही नदी किस जिले में बहती है? तो सुरही नदी राजनांदगांव जिले में बहती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का घनत्व 189 है। 2001 में जनघनत्व 154 था और 2011 में 189 है। इस प्रकार से 2001 एवं 2011 की तुलना की जाए तो छत्तीसगढ़ में जनघनत्व में 35 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा एक बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात जगदलपुर में स्थित है। इस जलप्रपात का नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 300 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों वर्तमान समय में तो तीरथगढ़ जलप्रपात को ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, किंतु वर्तमान समय में एक नए जलप्रपात की भी खोज की गई है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो सकता है। वर्तमान में एक नया जलप्रपात भी खोजा गया है जिसका नाम है मकरभंजा जलप्रपात, जो 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यह जलप्रपात जसपुर में है, जबकि जगदलपुर जलप्रपात की ऊंचाई 300 फीट है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम विकास खंड किस जिले में है? तो इसका आंसर है नारायणपुर। नारायणपुर में सबसे कम विकास खंड है, इनकी संख्या 2 है, जिनके नाम है नारायणपुर, ओरछा। ओरछा को अबूझ माड़ भी कहा जाता है। इसके बाद अब ये भी देख लेते हैं कि किस जिले में सर्वाधिक विकास खंड है। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सर्वाधिक विकास खंड है, जिनकी संख्या 10 है। ये विकास खंड अलकतरा, जांजगीर, शक्ति, पामगढ़, डभरा, बम्हनीडीह, जौजयपुर, मालखरौदा, नवागढ़ तथा बलौदा हैं। तो सर्वाधिक विकास खंड जांजगीर चांपा में है एवं सबसे कम विकास खंड नारायणपुर में है। जांजगीर चांपा में 10 विकास खंड एवं नारायणपुर में 2 विकास खंड हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा छोटा तिब्बत कहलाता है? तो इसका आंसर है मैन पाट को छोटा तिब्बत कहा जाता है। यह सरगुजा जिले के दक्षिण पूर्व में स्थित एक महत्वपूर्ण समतल उच्च भूमि है। यह समुद्र तल से 1152 मीटर ऊंचा है। कोरबा के एल्युमिनियम कारखानों के लिए यहाँ से बॉक्साइट की आपूर्ति होती है। यहाँ तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है, इसलिए इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका आंसर है बारसूर। मामा भांजा मंदिर बारसूर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बारसूर स्थित है। बारसूर को मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठापित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। इसे मानसून तुल्य जलवायु भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही होती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक कौन है? तो छत्तीसगढ़ उपन्यास दीना के अंजोर के लेखक शिव शंकर शुक्ल हैं। अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य कब करते हैं? तो सुआ नृत्य दीपावली में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बस्तर का बिरिया ढोल मादर क्या है? यह औनद्य वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, गढ़वा शिल्पकार कौन है? गढ़वा शिल्पकार जयदेव बघेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रादित्येश्वर मंदिर कहाँ है? चंद्रादित्येश्वर मंदिर बारसूर में है और बारसूर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो मल्लाह अनुसूचित जनजाति
नहीं है। अगला प्रश्न है कुई कौन बोलते हैं, तो कुई कौंध लोग बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो बांस बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कंडरा है। इस प्रश्न के साथ साथ और भी जनजातियों को हम देख लेते हैं कि कौन सी जनजाति किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ की अगरिया जनजाति लौह शिल्पकला के लिए, बैगा जनजाति मेडिसिन ऑफ गोंड के नाम से जानी जाती है। जो खड़िया जनजाति है पालकी ढोने का कार्य करती है। कोरकू जनजाति भूमि खोदने का कार्य करती है। खैरवाड़ जनजाति कत्था निकालने का कार्य करती है। खैर को कत्था भी कहा जाता है, इसलिए खैरवाड़ जनजाति कत्था निकालने का भी कार्य करती है। पारधी काली रंग का पक्षी का शिकार करते हैं। कंवर सैन्य कार्य करते हैं। भतरा जनजाति सेवक का काम करती है। कमार जनजाति बांस शिल्प कला का कार्य करती है। और जो कोल जनजाति है कोयला खोदने का कार्य करते हैं। हलवा जनजाति कृषि कार्य करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि पूछा जाए छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति हलवा कार्य करती है, कृषि कार्य करती है, तो हलवा जनजाति कृषि कार्य करती है। इसी तरह से कंडरा जनजाति बांस का बर्तन बनाने का कार्य करती है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने कई प्रश्नों को सॉल्व करवा लिया है कि कौन सी जनजाति किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारद क्या है। बस्तर के अनुसूचित जनजाति का पारद शिकार है। अगला प्रश्न है बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं। बस्तर में माटी तिहार चैत्र मास में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से हनालगट्टा स्मृति स्तंभ कौन अनुसूचित जनजाति बनाते हैं, तो हनालगट्टा स्मृति स्तंभ माड़िया जनजाति द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अनुसूचित जनजाति कर्मा त्योहार मनाते हैं, तो उरांव जनजाति द्वारा कर्मा त्योहार मनाया जाता है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में 2013-14 में प्रचलित मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद क्या था, तो इसका आंसर तीसरा सही है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, वर्तमान के दृष्टिकोण से 19-20 के दृष्टिकोण से आप देख करके जाइएगा। फिर अगला प्रश्न है सारडीह बैराज किस नदी पर बनाया गया है, तो सारडीज बैराज महानदी पर बनाया गया है। महानदी तंत्र छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण नदी तंत्र है और ये जो है छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है जो 290 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजधारा योजना का संबंध किससे है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजधारा योजना का संबंध बीजों की अदला बदली से है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना डिवीजन निर्मित किए गए हैं, तो छत्तीसगढ़ में 7 वन परियोजना डिवीजन निर्मित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वन अनुसंधान एवं शोध संस्थान कहाँ है, बिलासपुर में है। साल छत्तीसगढ़ का मुख्य वृक्ष है। छत्तीसगढ़ के 40% भाग पर साल पाया जाता है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। तो इस प्रश्न के साथ साथ 2-3 पॉइंट आप महत्वपूर्ण देख लिए हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित सोयाबीन फसल मुख्यतः किस देश की फसल है। छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित सोयाबीन फसल मुख्यतः चीन की फसल है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 2014-15 में सबसे अधिक अनुमानित की गई है, तो भंडारण के क्षेत्र में। ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको आप 2019-20 के संबंध में देख करके जाइएगा। अगला प्रश्न है जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है त्यागपत्र में संबोधन को सुमेलित कीजिए। त्यागपत्र में संबोधन को सुमेलित कीजिए, तो यहां पर इसका चौथा आंसर सही है। तीसरे का ए सही है। सरपंच को उप संचालक के साथ सुमेलित करना है और अध्यक्ष जनपद पंचायत को
कलेक्टर के साथ सुमेलित करना है, और दूसरा में जनपद जिला पंचायत सदस्य को अध्यक्ष के साथ सुमेलित करना है, और चौथा जिला पंचायत अध्यक्ष को संभागीय आयुक्त के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों इसका आंसर चौथा सही है। फिर अगला है पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की जमानत राशि के विषय में क्या सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पंच उम्मीदवार के लिए 40 रुपये, चौथा है सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपये, फिर पांचवा जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये, और फिर सातवां जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 1500 रुपये निर्धारित है। तो इसका आंसर चौथा सही है। इसके बाद जनपद पंचायत के कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए वार्षिक योजना तैयार करना। फिर अगला प्रश्न है राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किससे दिए जाते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को वेतन भत्ते राज्य कोषालय से दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है। तो इसका आंसर है विकास आयुक्त। फिर अगला है बाल्को की स्थापना कब की गई थी। तो बाल्को भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 24 नवंबर 1965 को की गई थी। यह भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है जो छत्तीसगढ़ में स्थापित है। फिर अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में संगमरमर बस्तर जिले में पाया जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में स्थापित प्रथम शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है। तो शक्कर का प्रथम कारखाना कवर्धा में स्थित है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत परियोजना नहीं है। तो हसदेव बांगो में जल विद्युत परियोजना है, गंगरेल में जल विद्युत परियोजना है, पैरी सिकासार में जल विद्युत परियोजना है, किंतु दुधावा में कोई भी जल विद्युत परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है। तो एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में है, और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के किस जिले में दगोरी औद्योगिक केंद्र स्थित है। तो दगोरी औद्योगिक केंद्र बिलासपुर जिले में स्थित है। फिर इसके बाद विद्यालयों के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है। विद्यालयों के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना ICT है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद सरस्वती योजना में निम्न में से क्या निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो सरस्वती योजना में साइकिल निःशुल्क प्रदान किया जाता है। हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाता है। अगला है राज्य में स्कूली शिक्षा में समर्थन हेतु यूरोपीय कमीशन के द्वारा अनुदान कार्यक्रम की अवधि निम्न में से क्या है। तो इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कृत कलाकार ममता चंद्राकर किस संस्थान में कार्यरत हैं। तो इसका आंसर है आकाशवाणी। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में रूरल मिशन का आरंभ किस जिले में हुआ। इसका आंसर है राजनांदगांव। फिर अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में नेत्रदान पखवाड़ा प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में नेत्रदान पखवाड़ा प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 50 प्रश्न पूछे गए थे जिनको मैंने आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो